फालतू का। स्टार्ट हो गई क्लास। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल की क्लास में मैं आपके साथ वेव्स की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो चीज़ें दिखाते जाता हूँ और आज उसके साथ फर्दर आगे बढ़ना है वेव्स ही में। बट कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस वेव्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे थे, तो बस वो छोटा सा पहले उसको एड्रेस कर लें, वो इश्यूज क्या थे वो देख लेते हैं, एंड देन बस आगे इसको देखें। बेटा, मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई है और उस वेव को दिखाने के बाद मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये जो मैंने पॉइंट बनाया है स्टार्ट में वेव्स का, जो हम कर रहे थे उस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और कंफर्म कर लें जल्दी से, ठीक है? अच्छा, इस वेव को जो मैंने बनाई है एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, तो आई हैव शोन 2 पॉइंट्स। पर्पल में एक पॉइंट दिख रहा है आपको,
और ये हो गया दूसरा पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, इस डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहते हो ना। हमें तो कल कुछ बच्चों के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे ना, तो ये इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, वरना जरूरत इसकी नहीं है, ये इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनके ऊपर से भी है कि बाकी जो नहीं, अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसकी हेल्प हो जाए। बेटा लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेवलेंथ। और फर्ज कर लो यही टाइम एक्सिस होता, अगर यही एक्सिस जो मैं एक्स दिखा रहा हूँ डिस्टेंस, अगर ये टाइम एक्सिस होता, हो सकता था ना इसके अलावा टाइम एक्सिस होता है, अगर इसलिए अगर टाइम एक्सिस होता तो यही डिस्टेंस हमें दिखा रहा होता टाइम पीरियड। एक बात कंप्लीट हुई ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जी यहाँ तक का डिस्टेंस स्टार्ट से पहले पॉइंट से बनाया है, उस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस रहेगा लैम्डा अपॉन 2, और अगर टाइम एक्सिस होता तो कैपिटल टी अपॉन 2। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक का डिस्टेंस बनाइए, ये डिस्टेंस है लैम्डा अपॉन 4, ये डिस्टेंस है लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, और टाइम होता तो कैपिटल टी अपॉन 4। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा हूँ ये है लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, टाइम होता तो कैपिटल टी अपॉन 4। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट ये पॉइंट कहीं आपके पास ऐसे होता किसी और नए पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल तो अगर डिस्टेंस होता तो दिस विल बी टेकन एज लैम्डा डिवाइडेड बाय 8, और इसी तरह टाइम के लिए टी अपॉन 8। बेटा मैंने वेव की फ्रैक्शंस बनाई हैं, कुछ बच्चे कल इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि लैम्डा अपॉन 4 कैसे हो गया और लैम्डा कैसे हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़े से अच्छे से देख लेना, इसमें कोई गलती ना हो। यही सारे डिस्टेंसेस ये जो मैंने दिखाए हैं, इन्हीं डिस्टेंसेस को अगर मैं टाइम की रिस्पेक्ट से करूं तो इसकी जगह टाइम आ जाएगा कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड विच इज टाइम ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। अगर यही इसके लिए होता जो मैंने सेकंड दिखाया है, तो ये होता है टी डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ। ठीक है, अगर यही फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन लाइन बनी है डार्क ग्रीन लाइन, उसके साथ होता तो जाहिर है टी डिवाइडेड बाय 4 होता, और इसके लिए होता तो ये टी अपॉन 8। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है नया सीखने को, लेकिन क्वेश्चन बेटा ऐसे हो रहे थे ना, तो जरूरत थी कि इस बात को एम्फेसाइज किया जाए कि हम वेव्स की फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा, एक दफा जल्दी से अच्छे से इस पूरी डायग्राम को देख लो कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब कल मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था डायग्राम, वो ओरिजिनली वो डायग्राम थी कौन सी? वो थी, आखिरी बात ये सीखी थी कि अगर किसी वेव की प्रोपेगेशन में आपको दो पॉइंट से या दो पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस मांगा जाए जिनमें गैप लेमडा से ज्यादा हो या कैपिटल टी से ज्यादा का टाइम हो, तो हम सिर्फ वो पार्ट लेते हैं टाइम का और डिस्टेंस का जो पार्ट इंटीग्रल हो। मतलब अगर 3.75 था लेमडा एक्स की जगह, तो हमने उसकी जगह 3 लेमडा कंसिडर करना था इंस्टेड ऑफ 3.75। ये सारा कुछ मैं भेज भी चुका हूँ आपको। उसके बाद मैंने ये बात की थी कि फेज डिफरेंस को हम तीन तरीकों से देख सकते हैं: फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस फेज चेंज ऑफ अ पार्टिकल ओवर सम टाइम लेंथ इन अ गिवन टाइम इंटरवल, और फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है,
मैंने आपको कुछ चीज़ें फॉरवर्ड करवाई थी कल, होपफुली आप सब प्रिंट आउट उसका ले चुके हुए होंगे और इस वक्त आपके पास होगा, क्योंकि उसके बिना काम आज का बिल्कुल बेकार है। तो जो चीज़ें मैंने आपको भिजवाई थी उनमें से एक चीज़ मैं सामने कर रहा हूँ। तो इसके साथ मैं डेफिनेशन बताऊंगा, नोटबुक में डेफिनेशन लिखना और इसको नोटबुक में अपने पास पेस्ट कर लेना, ठीक है। जो कल डायग्राम दिखाया था वो भी दिखाएंगे अभी, आप जल्दी से अपने पास केयरफुली देख लीजिएगा। देखो बेटा, सामने दो वेव्स दिख रही हैं। इन दो वेव्स में मैंने इनको नेम किया है 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 8 तक। सबसे पहले मैं वेव नंबर 1 की बात करूं। वेव नंबर 1 एक ऐसी वेव लग रही है देखने में जिसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है। अगर एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस है तो हम कहेंगे इसकी वेवलेंथ कांस्टेंट है। एक ही बात है तकरीबन। वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, उनकी वेवलेंथ भी ज़ाहिर चेंज नहीं होती। तो ये एक ऐसी वेव है जिसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट है। इसके बराबर में ये भी एक ऐसी ही वेव है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट्स हैं। कौन सी ऐसी वेव होगी जिसमें कांस्टेंट नहीं होगी? तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहीं पे साथ में एक और वेव होती, एक अलग वेव होती, और उसका ट्रेंड क्या होता, चेक करना बेटा। ट्रेंड ये होता कि वो वेव कुछ ऐसी होती। तो हम कह सकते हैं ये वेव जो मैंने बनाई है इस वक्त, इस वेव का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड पे प्लीज ना जाइएगा, एम्पलीट्यूड की बात हो ही नहीं रही है इस वक्त। हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ बदल रही है, चेंज हो रही है। अगर एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है तो एक वेव का टाइम कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये सोर्स जो 2 दिख रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम ऑफ वन साइकिल कांस्टेंट, टाइम ऑफ द नेक्स्ट साइकिल वही का वही है, और इस तरह से ऐसी सोर्सेस को, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव्स। मैं लिखता हूँ ये वर्ड, बेटा, ऐसी वेव सोर्सेस को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस। ये मोनोक्रोमेटिक वर्ड, इसको ब्रेक करते हैं, फिर मैं डेफिनेशन आपकी नोट्स में लिख पाऊंगा इसकी। मोनो इज वन, क्रोम इज कलर। लाइट वेव्स में, विजिबल लाइट वेव्स में जो कलर होता है वो वेवलेंथ की वजह से चेंज होता है। कलर वेवलेंथ को डिटरमिन करता है। जैसे कि आपने विब ग्योर पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, विब ग्योर। ये जो विब ग्योर होता है कि सारे कलर्स की लाइट्स होती हैं वॉयलेट से लेकर रेड तक। इनमें डिफरेंट क्या होता है? इनकी स्पीड तो सबकी सेम होती है, 3 × 10⁸। डिफरेंट फिर क्या होता है? इनमें डिफरेंट होती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद आ जाए बच्चों को, नहीं मैं लिखता हूँ यहाँ पे जगह बना के, आप जहाँ चाहो कॉपी करो। जो जो विबग्योर है उसमें वॉयलेट की वेवलेंथ 4.4 माइक्रोमीटर होती है और रेड की वेवलेंथ 0.7 माइक्रोमीटर होती है। मतलब कलर को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी क्या है? वेवलेंथ। इस वजह से हमारे पास बताना ये था कि कलर से वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं मोनोक्रोम सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो सोर्स ऑफ वन कलर, और सोर्स ऑफ वन कलर का मतलब सोर्स ऑफ वन फ्रीक्वेंसी। तो फिजिक्स में जनरली, ऑप्टिकल फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में या लाइट की फिजिक्स में, मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक ऐसी सोर्स को कहते हैं जो इमिट करे सारी वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ की। तो अपने नोट्स में कहीं लिखो बेटा इसको, लेकिन नोट्स में लिखना कहीं। क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखोगे कि if a radiation source
मतलब लाइट सोर्स emits all the waves with same frequency or same wavelength. The source is known to be monochromatic. Source is known to be monochromatic. Right? बेटा एक और तरीके से लिख लो यार, एक ही बात है, बस रीइंफोर्स हो जाएगा. A monochromatic source emits all waves with same color or same frequency. ठीक है? सेम कलर और सेम फ्रीक्वेंसी, इन्हें कहते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स. कौन सी सोर्स होगी जो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी? जैसे आपके घर में या इस रूम में आपके पास कोई भी व्हाइट लाइट सोर्स हो, जैसे कि सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख पा रहा हूं, अ व्हाइट लाइट सोर्स that emits waves in the range of waves in a range of wavelengths. उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ की रेंज होती है? उसमें बच्चों होती है 0.4 माइक्रोमीटर से लेके, जो कि वॉयलेट होती है, 0.7 माइक्रोमीटर तक, all colors. A white light source that emits waves in the range of wavelength, this range of wavelength, is a non-monochromatic source. ठीक है? It's a non-monochromatic source. ये मैंने अभी दिखाया था. A white light source that emits waves in a range of wavelengths is a non-monochromatic source. ठीक है? Monochromatic source से बात पे समझ में आ गया सब कुछ. So starting with this diagram again, मैं इसकी बात कर रहा था, एंड में आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए कहूंगा. अब गौर से देखो बेटा, इस पेज के ऊपर 1 से लेके 8 तक मैंने वेव्स दिखाई हैं. दे आर ऑल फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज. ये सब की सब मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं. कौन होगा जो नॉन मोनोक्रोमेटिक होगा? जो मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे आपके लिए ये बना के दिया था. आपको चेक कीजिए. दिस इज अ वेव फ्रॉम अ नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स. ठीक है? अगली डेफिनेशन पे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. नाउ कंपेयर करना 3 और 4 को एक साथ. स्क्रीन के सेंटर पे मैंने कर दिया है, देखो जरा. 3 and 4 कैन ऐसे दोनों की दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस से आने वाली वेव्स हैं. और दूसरी बात, गौर से देखिएगा, अच्छे से देखें. क्या आपको लगता है जो टाइम, अगर एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, तो जो टाइम वन वेव ऑफ 3 वेव नंबर 3 को कवर करना है, यानी जो टाइम वेव नंबर 3 को लगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्या एग्जैक्टली वही टाइम वेव नंबर 4 को भी लग रहा है? मीनिंग टाइम टेकन फॉर वन वेव टू कंप्लीट, जो आपको एक वेव को कंप्लीट करने का टाइम है, चेक करें, वेव नंबर 3, क्या एग्जैक्टली वही टाइम वेव नंबर 4 को भी लग रहा है?
क्या सेम टाइम वेव नंबर 4 का भी है? सो कैन वी से 3 एंड 4 मोनोक्रोमेटिक तो हैं, बट साथ साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी सेम भी है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और सेम भी हो तो इन सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस यानी सोर्सेस कोहेरेंट विद ईच अदर। चेक करना, हम कह सकते हैं 3 एंड 4 मोनोक्रोमेटिक तो हैं, कोहेरेंट भी हैं। ठीक, इधर देखिएगा 5 एंड 6, 5 and 6 they are monochromatic, but at the same time they are coherent with each other। ठीक है, C 7 and 8, 7 and 8 को अलग अलग देखना वरना तंग करेंगे ये दोनों वेव। 7 को सेपरेटली देखो, मोनोक्रोमेटिक है कंप्लीटली। 8 को अलग से देखें, वो भी मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज और इनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट है। इसका मीनिंग मोनोक्रोमेटिक होना एक अलग प्रॉपर्टी है और किसी एक सोर्स की प्रॉपर्टी है। कोहेरेंट होना एक रिलेटिव वर्ड है, एक वेव सोर्स का कोहेरेंट होना किसी और वेव सोर्स के साथ। ये वर्ड रॉन्ग होगा, ऐसा कहना रॉन्ग होगा कि ये सोर्स कोहेरेंट है। मैं कहूँ जी 7 कोहेरेंट है, तो 7 कोहेरेंट किसके साथ है? 7 कोहेरेंट 8 के साथ है? नहीं, 8 के साथ नहीं है कोहेरेंट, किसी और के साथ कोहेरेंट होगा। जैसे 5 एंड 6 कोहेरेंट है, जैसे कि 3 एंड 4 आपस में कोहेरेंट है। सो एक बात हो गई, कोहेरेंट समझ आ गया, सेम फ्रीक्वेंसी होना। इसके बाद यहाँ से पहले तो बेटा जितना मैंने लिखा है इसको जल्दी जल्दी अपने पास अपनी नोट में ऐड करो, यानी अपनी डायग्राम में ऐड करो, इसको पेस्ट करना होगा तुम लोग को। हरी अब जल्दी जल्दी ऐड करना बेटा, सीधा ऐड करो। अच्छा, अब भाई ये मैं मेरे पास मोबाइल नहीं था तो आपके क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहे थे, अब मैं लेके आया हूँ तो कुछ बेहुदा क्वेश्चंस हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी जवाब दे दूं। किसी ने कहा कि लाइट बल्ब की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ऐसा डेविड सैंग में लिखा हुआ है। बेटा 50 हर्ट्ज उसके लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है कि उस, जानते हो ना ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो लिखा होता है कि लाइट बल्ब जो होते हैं जो हमारे लिए घरों में यूज होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की जिसके ऊपर वो ऑपरेट होगा 50 हर्ट्ज से, वो उसमें से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और मैंने बताया कैसे चेंज होती है। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ गया। अच्छा, मैं कोहेरेंट की अंडरस्टैंडिंग लिखवाने जा रहा हूँ, यानी कोहेरेंट की आपको डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। वो क्या है? सलाम 3 and 4 आर कमिंग फ्रॉम से। अच्छा ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन हो गया। वेवलेंथ इक्वल टू टाइम, सर इज वेवलेंथ equal to time because in some examples you substitute it. All right, भाई ये क्वेश्चंस यार ये आप कर रहे हैं खतरनाक किस्म के क्वेश्चंस हैं। वेवलेंथ इक्वल टू टाइम मतलब क्या क्वेश्चन हुआ है? करने से पहले सोचा था कि क्या भेज रहे हो मुझे? इधर देखो, ये कल की डायग्राम थी, इसमें लिखा हुआ था कि जो वेव के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं दो किस्म के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अगेंस्ट और डिस्प्लेसमेंट टाइम के अगेंस्ट। जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अगेंस्ट बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अगेंस्ट बनाते हो तो आपके पास जो वन कंप्लीट वेव की लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और
मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अगेंस्ट जो स्क्रीन के सेंटर पे इस वक्त है उसके अक्रॉस बनाते हो तो वन वेव साइकिल का जो लेंथ होता है वो वेव लेंथ होता है, और अगर यही टाइम एक्सिस हो तो वो टाइम पीरियड होता है। वेवलेंथ टाइम होता है, ये किस किस्म का सवाल है? अच्छा बहरहाल, तो ठीक है चलें। अब यार ऑनलाइन क्लासेस का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप कोई स्टूपिड क्वेश्चन करते हुए सोचते नहीं है, बस क्वेश्चन को थ्रो कर देते हैं मेरी तरफ। बहरहाल कोई बात नहीं है, चलो एटलीस्ट आंसर तो हो रहे हैं। तो मैं कोहेरेंट सोर्सेज की मीनिंग बताने जा रहा था बेटा, आप गौर से एक दफा देख लो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। लाइव आपने कहा कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट का मतलब है ऐसी दो सोर्सेज जिनमें से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनका टाइम पीरियड सेम हो, इनमें से कोई एक बात इनफ होगी करना। ठीक है, फॉर्मूला मैंने सबसे ऊपर लिखा था, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो उनके लिए वेवलेंथ सेम होना एक ही बात है, उनके लिए टाइम पीरियड सेम होना एक ही बात है। तो अब गौर से सुनो, कुछ नई डेफिनेशन आ रही है फिर मैं लिखवाऊंगा एक साथ, गौर से देखना। बेटा बताओ, जो वेव्स कोहेरेंट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, लेकिन चेक करो क्या हम कह सकते हैं वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करेंगी। जैसे इस वक्त जो दो वेव सामने दिख रही हैं तुम लोगों को स्क्रीन के सेंटर पे, उन दो वेव्स में फेज डिफरेंस जो भी है, वैसे 90 डिग्रीज है या पाई अपॉन 2 है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। इसके बाद ये देखें, ये दो वेव्स हैं, दे आर आउट ऑफ फेज स्टार्ट से। इनका क्रेस्ट, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर है और दूसरे का क्रेस्ट पहले के ट्रफ के ऊपर है, यानी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री बाय पाई रेडियन। क्या हम कह सकते हैं अगर ये आउट ऑफ फेज है कंप्लीटली, दे रिमेन आउट ऑफ फेज, राइट? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बना लो, यहाँ पे जगह बनाते हैं। अगर हमारे पास दो वेव्स ऐसी होती हैं, दो वेव्स हमारे पास इस तरह की होती हैं कि एक वेव होता से फॉर एग्जांपल ये है, और एक वेव होता हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे। तो पहले तो मैंने बार बार कहा एम्पलीट्यूड को नहीं देखना प्लीज, हाँ, देखना क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर है। गौर करो बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ इस वेव का क्रेस्ट इस वेव के क्रेस्ट के ऊपर है, यानी जस्ट इन फेज हैं दोनों वेव्स। अगर ये दोनों वेव्स इन फेज हैं तो आपको लगता है थ्रू आउट इन फेज है, हमेशा इन फेज है। ये जो दो वेव्स बनाई है मैंने 5 और 6, ये आउट ऑफ फेज हैं तो दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। अगर इन दो वेव्स में जो इस वक्त स्क्रीन के सेंटर पे 90 डिग्री फेज आउट थे तो हमेशा 90 डिग्री फेज आउट है। जो गैप इन दो पीक्स में नजर आ रहा है वही गैप इन दो पीक्स में नजर आ रहा है, वही गैप इन दो पीक्स में नजर आ रहा है। तो ऐसी सोर्सेज जो कोहेरेंट होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन भी करती हैं। ऐसी वेव सोर्सेज जो कोहेरेंट होती हैं वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करती हैं, जैसे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन कर रही हैं, यहाँ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन कर रही हैं। यहाँ जो मैंने बनाई है अभी, इसमें इस वेव में जीरो फेज डिफरेंस मेंटेन कर रही है, इसमें जिसको मैंने अभी इंसर्ट किया। अब गौर से देखना, ये दो वेव 7 और 8, अब इसकी वजह से सारी आफत हुई है। चेक करना 7 और 8 को कंपेयर करना, देख के बताओ कि क्या हम कह सकते हैं जो 7 और 8 हैं इस वक्त स्क्रीन पे सामने, स्टार्ट में ये जस्ट इन फेज हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद इस जगह तकरीबन आउट ऑफ फेज हो गई हैं क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। उसके बाद यहाँ ये तकरीबन इन फेज आ गई हैं और यहाँ ये तकरीबन आउट ऑफ फेज चली गई हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि अगर वेव की फ्रीक्वेंसी सेम ना हो तो वो इन फेज आउट ऑफ फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज चेंज होती रहती हैं, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता। सो कोहेरेंट की मीनिंग हमारे लिए आज से क्या है? ऐसी वेव सोर्सेज जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करें, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वी कॉल देम कोहेरेंट। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन ना कर सकें तो वी कॉल देम नॉन कोहेरेंट वेव सोर्सेज। मैं इसकी डेफिनेशन अपने नोट में लिखवा दूं, उसके बाद आपसे पूछूंगा अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
गौर से देख लेना बेटा, डेफिनेशन को प्रॉपरली लिखना। लिखना शुरू करो। लिखना कि if two wave sources two, ये टू और मोर भी हो सकता है वैसे, if two wave sources maintain a constant phase difference, they are known to be coherent with each other, right? They're known to be coherent with each other. हाँ देखना बेटा, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, ठीक है? They're known to be coherent with each other, right? एक और तरह से लिखते हैं, coherent sources emit waves with same constant frequency, same constant frequency, same wavelength, right? क्या विजिबल लाइट सोर्सेज के लिए, द लाइट सोर्सेज दैट emit विजिबल लाइट, उनके लिए लिख सकते हैं कि कोहेरेंट visible light sources emit light of same color, right? Emit light of the same color, ठीक है? बेटा कॉपी कर लो सब चीजें सामने तुम लोगों के। So for monochromatic source, is it necessary for them to have both same frequency and मिक्स अप कर रहे हो यार आप लोग बार बार। देखो मैंने तो इतना स्लो बताया आपको, फिर भी आप मिक्स अप कर रहे हैं। एक सोर्स अगर फॉर एग्जांपल ऐसी वेव्स इमिट करे जिसकी वेवलेंथ चेंज हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो इमिशन के साथ, एम्पलीट्यूड को सब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल निकलने वाली वेव्स अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अपनी वेवलेंथ चेंज करें, इसको हम कहेंगे नॉन मोनोक्रोमैटिक, ठीक है? ये है नॉन मोनोक्रोमैटिक। कोहेरेंस की तो बात ही नहीं आई अभी, ये है नॉन मोनोक्रोमैटिक, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? एक और वेव सोर्स, ये अगर विजिबल लाइट होती तो इसमें से आप कहते हैं लाइट का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन सारी लाइट विजिबल तो नहीं होती ना, सारी जो रेडिएशन है विजिबल तो नहीं होती। तो अगर ये विजिबल लाइट होती तो हम कहते हैं ये कलर चेंज हो रहा है इसका, ठीक है जी? यहाँ से आगे इसके बाद यहाँ आपके पास नोट करो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेव सोर्स इस तरह से होती, तो
ये भी बहुत अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि वो जो मीनिंग बतानी है उसके लिए बहुत जरूरी है कि चीजें एकदम क्लियर हो। ट्राई कि अब सही बन जाए मुझसे। देखना गौर से, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ स्टार्ट से कि डायग्राम्स में कोई मिस्टेक ना हो। वेव्स में डायग्राम गलत होगी तो चीजें गलत आप तक पहुंचेंगी। आई ट्राई कि टाइम बिल्कुल सेम दिखा सकूं आपको। अब गौर से देखना, अगर एक वेव सोर्स ऐसी है जो एमिट कर रही है वेव जो मैंने अभी दिखाई है, क्या इसमें हम कह सकते हैं कि इस वेव सोर्स का कांस्टेंट पीरियड है? कांस्टेंट पीरियड है, इसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, इसकी कांस्टेंट वेवलेंथ है, तो इसे हम कहेंगे ऐसी सोर्स है मोनोक्रोमैटिक। प्लीज इस ऑर्डिनरी बात में इससे ज्यादा ना ड्रैग करें यार। मोनोक्रोमैटिक सोर्स। अब मैंने कहा कि एक और तरीके से कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा वेव्स का सेट हो, उनमें से एक वेव हमारे पास मिसाल में एक वेव ये है, ठीक है जी, और ये मोनोक्रोमैटिक है अपनी कैपेसिटी में, अपने ड्राइंग में ये मोनोक्रोमैटिक है। ये वेव मोनोक्रोमैटिक है जो स्क्रीन के सेंटर पे तुम्हें इस वक्त दिख रही होगी। एक और वेव है, और वो वेव कुछ इस तरीके से डिफरेंट वेव है। ये भी मोनोक्रोमैटिक है। दोनों में फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कांस्टेंट्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन सेम भी हैं। कि हम कह सकते हैं कांस्टेंट तो दिख रही हैं, लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम, सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, सेम वेवलेंथ हैं, सेम वेव्स पीरियड हैं। तो ऐसी दो सोर्सेस को कहते हैं दे आर कोहेरेंट विद ईच अदर। राइट। आई थिंक आप लोगों को सेम और कांस्टेंट का फर्क तो समझ आता है ना। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, और सेम जब कहते हैं तब तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना किसी से उसको। तभी तो दो इजी से इंग्लिश वर्ड्स है ना। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज वो हैं जिनकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, मोनोक्रोमैटिक है। और ऐसी दो या ज्यादा सोर्सेज जिनमें सेम हो, उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट। अब इस बात को ये मैंने भेजा इसलिए था कि मैं इसको आराम से बता सकूं आपको। बहरहाल चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देख लेना, ये दोनों मोनोक्रोमैटिक हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट्स हैं। हाँ, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट्स हैं, इसकी भी कांस्टेंट है, इसकी भी कांस्टेंट है, लेकिन सेम नहीं है। इस वजह से नॉन कोहेरेंट है। तो बहरहाल ये मैंने बता दिया डेफिनेशन, ये तुम लोगों ने बनवा ही लिया मुझसे आखिरकार। बहरहाल ये डेफिनेशन थी जो मैंने लिखवानी थी। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बात को लेके। ये ठीक है बेटा, जो कॉपी करना है जल्दी से यहाँ से देख लो। वेव्स कॉपी ना करना, मैंने उससे बहुत बेहतर बना के दी है ऑलरेडी जो तुम लोगों के पास है। ठीक है। अच्छा, अब ये if any one property is changed, like two waves are in phase but have different frequencies, so they will not be coherent. Right. ठीक है बेटा, इस तरीके से तो 2025-26 में इंशाल्लाह मैं एएस करवा पाऊंगा आपको। तो ये 10 साल प्रोग्राम हम जो है शुरू कर रहे हैं एएस का, जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल लाइबा आपका क्वेश्चन मैं अभी नहीं लेता। जो बेसिक बात है वो मैं बता देता हूँ, जो है मेरे ख्याल से वो बहुत इनफ होगी बच्चों को ये करने के लिए। तो सुनना गौर से दोबारा से। ऐसी वेव्स ऐसी वेव सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को इमिट करें, वी कॉल देम कोहेरेंट।
ऐसी सोर्सेज में से निकलने वाली वेव्स मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक। लेकिन ऐसी वेव्स जो आपस में कोहेरेंट ना हो, दे डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनके दरमियान में फेज डिफरेंस बदलता रहता है, जो सामने इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशंस हो गई। मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको। मैंने एक डायग्राम देखी थी, दिखाई थी कल आपको, वो डायग्राम आपके पास आज होगी। कल मैंने कहा था, शायद आप लोगों ने उसको सही से अपने पास ले लिया होगा कि ये समझ लिया होगा आप लोगों ने कि जी हमने इसको कलर कर लेना था। आपके पास प्रिंट, अगर कलर प्रिंट आया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कलर प्रिंटर नहीं था और आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है, तो उस पे अपने किसी डिफरेंट कलर के पेन से मैंने कहा था कि कलर कर लेना, ताकि मतलब मार्कर से, ताकि चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंने बहुत तंग करने वाली बात है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इधर देखिएगा, सबसे पहले बेटा देख लो, असद आपका कल का एक क्वेश्चन था, वो आज आंसर हो रहा है, जरा इधर देख लीजिएगा। असद बेग, मैंने आंसर तो कल भी भेज दिया था आपको, लेकिन ये कि आज बिल्कुल सामने आपके चेक करें। वेव सोर्सेज ए एंड बी, हम कह सकते हैं कोहेरेंट हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मोनोक्रोमेटिक तो है ही है, लेकिन ये कोहेरेंट विद ईच अदर भी है। चेक कीजिएगा, जो इस वक्त दो वेव सोर्सेज हैं, क्या हम कह सकते हैं ये भी कोहेरेंट है? इनकी भी फ्रीक्वेंसीज और टाइम पीरियड सेम नजर आ रहे हैं। ये भी कोहेरेंट है, ये भी कोहेरेंट है, और ये लास्ट वाली भी कोहेरेंट है। इसका मतलब इस पेज के ऊपर जितनी एग्जांपल्स दिख रही हैं सामने तुम लोगों को, इस पेज पे जितनी भी एग्जांपल्स दिख रही हैं, उन तमाम एग्जांपल्स में जो दो वेव्स का सेट बना हुआ है, दे आर ऑल कोहेरेंट विद ईच अदर, ठीक है। They all have the same period of cycle, they all have same frequency, they all have same wavelength, the waves are coherent. In all five examples, 1, 2, 3, 4, in all five examples, there are two waves and they're all coherent with each other. अब जल्दी से कहीं साइड में जहां भी इसको अपने पेज पे कॉपी करोगे, वहां क्विकली लिखते जाओ। सबसे पहले लिखो कि in all five examples, in all five examples, two waves are shown. In all five examples, two waves are shown. All the waves are coherent. All the waves are coherent as they have same frequencies. As they have same frequencies. Slash लगा के लिख दें, maintaining constant phase difference. Maintaining constant phase difference. Maintaining constant phase difference. Right? इधर देखिएगा, maintaining constant phase difference. अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। मैं चाहूंगा सबके सामने तुम लोग क्या करो, हर डायग्राम के सामने इधर एक बॉक्स बना के, या जैसे भी सूट करे, इसकी रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स लिख लो। इसी तरह से यहाँ पे बॉक्स बना के इसकी रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स लिख लो, ठीक है। और सबके सामने अलग अलग करके बॉक्स ना बनाओ, लेकिन सामने लिखो ताकि चीजें समझ आ जाए, जो सही लगे। बॉक्स बनाओ बहुत अच्छा होगा, वो सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं दूसरी एग्जाम्पल को पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें समझना आसान है। उसमें
अच्छे से देख लीजिएगा यार, कुछ मिस ना हो आपसे। मैंने कल आपसे कहा था कि फेज डिफरेंस को पूछने का, फेज डिफरेंस बताने के 3 वेज हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फेज डिफरेंस, फेज चेंज ऑफ अ पार्टिकल, और फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स। तो ये जो एग्जांपल सामने है ना पांचों, ये फेज फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स के बारे में। तो हमने आपसे कहा था कि वेव्स में फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि जो वेव्स गिवन हो उनके 2 इन फेज पॉइंट्स पकड़ लो, कोई भी 2 इन फेज पॉइंट्स क्लोजेस्ट, उनमें गैप ले लो कितना है और उसे इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखूं, तो देखो ये जो मैंने जिसको पर्पल से हाईलाइट किया और इसके बाद ये पर्पल से हाईलाइट किया, क्या ये 2 वेव्स के इन फेज पॉइंट्स हैं? सिमिलरली अगर हम चाहते तो देखिएगा, जिनको मैं किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ, जिनको मैं अब रेड या पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, चेक करना कैन आई से ये पॉइंट इसके साथ इन फेज है, ये 2 क्लोजेस्ट इन फेज हैं। सिमिलरली क्लोजेस्ट इन फेज आप कहीं और भी ले सकते थे, जैसे कि यहाँ लेते और यहाँ लेते। तो अब जो मैंने पहले 2 लिए उनके दरमियान में किसी में भी वैसे चाहो तो, लेकिन पहले 2 में गैप ले लो। आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने वेव की फ्रैक्शंस दिखाई थी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा अब गलतियां उसमें नहीं होंगी तुम लोगों से। देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक 1 वेव पीरियड है? अच्छी तरह देख लो। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यहां तक हाफ वेव है, और कहना ऐसे अगर ऐसा है तो यहां तक, इस जगह तक यह है T/4। अब मैं बाकी सब मिटाऊंगा क्योंकि, या चलो नहीं मिटाता, इसमें पहली एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, चेक करो, इसको ऊपर ले लेते हैं। कहना ऐसे यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो क्या है, T/4। और अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस होता तो ये होता λ/4। हाँ बेटा, बाकी बच्चों के लिए बच्चों थोड़ा सा डिटेल करना पड़ रहा है क्योंकि सवाल बड़े अजीबो गरीब से बच्चे कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं स्लो भी हो गया हूँ और इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल भी कर रहा हूँ। तो अब आई नो आपने ज्यादातर लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन प्लीज दूसरों के लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हमारे पास 2 इन फेस पॉइंट्स में जो गैप है वो है T/4। आई राइट द फॉर्मूला एंड आई सॉल्व इट नाउ। क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस का वैल्यू इज 2 पाई या 360 डिग्रीज, जैसी मर्जी आए या जैसी रिक्वायरमेंट हो, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो इन दोनों के दरमियान में 2 पाई divided by capital T. Now, what's the time gap between the 2 in phase points of the waves? चेक करो कितना टाइम गैप निकला है। वो टाइम गैप निकला है कैपिटल T डिवाइडेड बाय 4। अगर ऐसा है तो T को और T को कैंसिल करके हमारे पास, और 2 को 4 से कैंसिल करके बचता है पाई/2। इसका मतलब जो दो वेव्स हैं उनमें कितना फेज डिफरेंस है, पाई डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम 360 से करते तो यही फेज डिफरेंस कितना आता बेटा, ये फेज डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 90 डिग्रीज। पाई/2 रेडियन या 90 डिग्री। ये केस नंबर 2 हमारा सॉल्व हुआ। ये हमारा केस नंबर 2 इज सॉल्व। आखिर में पूरा दिखा दूंगा पिक्चर को लेने के लिए, अभी इधर देख लो, केस नंबर 4 को देख लो, केस नंबर 1 को, सॉरी, केस नंबर 1 को चेक करना बेटा। ये देखो क्या, चेक करना बेटा, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 1 वेव्स टाइम है, ब्लैक लाइन के लिए देखना 1 वेव्स टाइम। अगर ये 1 वेव्स टाइम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ वेव्स टाइम है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4 ऑफ द वेव्स टाइम है T/4। और इसके भी आधे पे चले जाओगे तो कितना टाइम है, T/8। अब यहाँ मिटाना पड़ेंगे बाकी क्योंकि इसको जरा थोड़ा सा डिटेल करना है, हाईलाइट करना है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो टाइम है, ये T/8 है,
वहां जगह नहीं है तो मैं अलग से लिख रहा हूँ। अगर t/8 है तो हम कह सकते हैं ये दो वेव्स इनके दरमियान में इस तरह से है, इन दो वेव्स के दरमियान में, कि अगर मुझे इनमें फेज डिफरेंस निकालना हो तो वही फॉर्मूला है, उसी तरह की वैल्यूज हैं। तो डेल फाई फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T अगेन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t, और यहाँ से अगर देखोगे तो बेटा क्या बनेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय t एंड मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 8, और ये बनता है π/4 रेडियन। और अगर हम डिग्रीज में करते होते 362 पाई की जगह 360 लिखा होता तो होता 45 डिग्रीज। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। ठीक है जी, केस 3 पे आ जाओ। केस 3 में आओगे तो केस 3 में आपके पास टाइम गैप्स देख लेना, वही बात के यहाँ तक टाइम 1 वेव्स टाइम है, दिस इज 1 वेव्स टाइम, दिस इज हाफ वेव्स टाइम। अगर ये हाफ वेव्स टाइम है तो अच्छे से देखना बेटा, ये जो है ये होगा t/4, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें, तो दो इन फेस पॉइंट्स का गैप चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेसिकली ये t/8 जो टाइम था ना सबसे पहली वाली एग्जांपल में, उसका थ्राइस है। चेक करना बेटा, ये जो टाइम है ये वाला टाइम, ये अगर t डिवाइडेड बाय 8 है पहली एग्जांपल में देखा था, तो बिटवीन टू इन फेस पार्टिकल्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द सेम फेज, क्लोजेस्ट पार्टिकल्स इन द सेम फेज, जिनको मैंने येलो से इस वक्त हाईलाइट किया है, कि हम कह सकते हैं गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है t 3 × t/8। सही है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है 3, यहीं लिख देता हूँ 3/8 टाइम्स कैपिटल T। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यूज आएंगी इस केस में, वो क्या आएगा कि फेज डिफरेंस, अगेन अब बेसिक फॉर्मूला तो नहीं लिखूँ ना, इतनी बार रिपीट हो रहा है वो, तो हम लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय द टाइम बिटवीन द टू इन फेस पॉइंट्स, वो इस दफा कितना है 3/8 टाइम्स T। ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में देखो, फोर्थ में हम कह सकते हैं, इसे कंप्लीट मतलब पूरा कर लेना, बच्चे दे रहे हैं 135 आ रहा है, सात बेग दे रहे हैं 135 आ रहा है, ठीक है, और बी बच्चों ने दिया के, ठीक है, सही है बेटा। यहाँ से आगे बढ़े, अब पाई में दो या उसमें, राइट नाउ नेक्स्ट चेक करना है इसको। इस नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे जो दो वेव्स हैं, चेक करो द टू वेव्स हियर, एक वेव है यहाँ से, ये जो दो वेव्स हमें दिख रही हैं, इन दो वेव्स के दो क्लोजेस्ट इन फेस पॉइंट्स पकड़ते हैं, वैसे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि द टू वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस। एग्जांपल 4 में दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस, क्रेस्ट इज ऑन ट्रफ, ट्रफ इज ऑन क्रेस्ट, ऐसा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूं कि वो दो पॉइंट जो इन फेज हैं क्लोजेस्ट, वो कौन से हैं, पीक से पीक ले लो या स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वेव ले लो। अब इन दो वेव्स में विच आर जस्ट इन विच आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज अपेरेंटली, इन वेव्स में कितना फेज डिफरेंस नजर आ रहा है, उसको किसी तरह से हाईलाइट करते हैं। कहने से यहाँ से लेके यहाँ तक जो दो इन फेस पॉइंट्स में गैप है वो है t/2, राइट। सो क्या कहा जा सकता है कि इसके लिए अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस विल राइट 2 पाई/t मल्टीप्लाइड बाय द टाइम बिटवीन टू इन फेस पॉइंट्स, दैट इज दिस। तो ये बन जाता है कितना हमारे पास, ये बन जाता है पाई रेडियन, और पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्रीज इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके लिए लेकिन बेटा एक स्पेशल डिटेल लिखना चाहिए बच्चों को इसके लिए पर्टिकुलरली, और वो क्या है, वो क्या है मैं लिखवाता हूँ, आप लोग लिखना जरूर, हाँ उसको लिखना। इस पर्टिकुलर के लिए 4 के लिए लिखिएगा, और 5th के लिए भी लिखना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम लिखेंगे कि द वेव्स आर नोन टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज,
इसके लिए लिखो, जगह बनाओ कि अच्छा यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि the waves are completely waves are completely out of phase with each other, right? Crest on trough, trough on crest है, so this is how the case is given. ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। 180 फेज डिफरेंस हो गया, 3 और पाई रेडियन फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। जैसे इनके लिए क्या लिखेंगे, अब इनके लिए लिखेंगे कि फेज डिफरेंस between waves A and B is 45 डिग्री। इसी तरह से और भी स्टेटमेंट बना लेंगे। लास्ट के लिए बेटा देख लो अच्छी तरह से, क्या हम कह सकते हैं इनमें क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर है, और इनमें दो इन फेस पॉइंट्स ऑन द टू वेव्स में कोई गैप ही नहीं है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। सो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मतलब वैसे तो अपेरेंटली, वरना लिखो भी तो टी को 0 कर देना, वो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं कि फॉर सच अ वेव, फॉर सच अ सेट ऑफ टू वेव्स, हम कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो 0 है। तो क्या कहेंगे इसके लिए, क्या स्पेशल डिटेल है इसकी लास्ट केस की, क्या हम कह सकते हैं लास्ट केस के लिए कि द टू वेव्स are just in phase with the two waves are just in phase with each other, right? With crest on crest, trough on trough, ठीक है। चला कैसे भी ऐड कर लेते हैं, कैसे बोला है मैंने वर्ड, मैंने कहा है crest, crests fall on crests and troughs fall on troughs। ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहे हैं, the waves are just in phase। केस नंबर 4 में the waves are completely out of phase। लो बाबा मेरे बच्चे, फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, चलो आई ट्राई, भेजता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि जी इसका सॉल्व करके हैंड आउट भी भेज दें, तो हाजिर जनाब, बिल्कुल भेजता हूँ, आपने हुक्म किया। अच्छा बेटा, मैं इसको भेज दूंगा तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है चीजों कॉपी करने के लिए, तो मैं पहले इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लूँ। ठीक है, तो मैं भेजता हूँ बेटे, क्लास के बाद भेजता हूँ। यहाँ से अच्छे से एक चीज देख लें आज के लिए, लास्ट चीज। लेकिन बेटे देखो, जिस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग कर रहे थे ना आज स्टार्ट में, उसमें बात ये नहीं है कि मैं उससे कितना इनॉय हो रहा हूँ या कितना इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे जाहिर है क्या है मैं बता दूंगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इशू ये है कि उससे आपकी डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग गेज हो जाती है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो चीज में। बस बताना ये था इससे लेके कि अगर तुम लोग वेव्स में पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, याद रखना है बात, आज 5वां 6ठा लेक्चर है वेव्स का, 4था 5वां लेक्चर था। अगर वेव्स में याद रखिएगा, आप किसी क्लास को लेके नेक्स्ट क्लास में वैसे ही आके बैठ जाते हैं जैसे लास्ट क्लास, यानी कि बिटवीन टू क्लासेस आपने रिवाइज नहीं किया, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ समझ नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर आप समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से इसके हर लेक्चर के बाद अपने बहुत कीमती वक्त में से, जब पाकिस्तान की सारी इश्यूज सॉल्व हो जाएं, आप कर लें सारे मसले पाकिस्तान के सॉल्व, तो उसके बाद इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो बड़ा कीमती वक्त होता है आप सबका, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के सिर्फ लेक्चर को, जितनी डायग्राम जितने वर्ड्स लिखे हैं
उनको 15 मिनट दे के, 10 मिनट दे के, 20 मिनट दे के, बस इससे ज्यादा क्या लगेगा उसमें, उसको एक दफा रिवाइज कर लो। अगर कुछ ड्रॉ करने में दिक्कत हुई थी, अपने हाथ से दोबारा ड्रॉ कर लो। कोई डेफिनेशन तंग कर रही थी, उसको एक दफा पढ़ लो। कोई डेरिवेशन थी, अपने हाथ से एक दफा कर लो। एक रिविजन कर लो बिफोर यू शो फॉर द नेक्स्ट क्लास, ये जरूर कर लो, ठीक है ना। तो ये एक ही। अब मैं एक बात शुरू करके छोड़ रहा हूँ आज के लिए, लेकिन मैं उसको पूरा करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब जरा अटेंशन से देखना बेटा, नई बात है। टेक्निकली जिस किस्म के आज के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे, उसके लिहाज से तो ये बात नहीं करनी चाहिए, गैप देना चाहिए, लेकिन टाइम है और मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ। नहीं होगा दोबारा कर लूंगा। चलो गौर से देखना बच्चों, क्या है। डिटेल कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भी, लेकिन अभी से बात शुरू करके चले जाएं। जरा इधर देखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में कुछ ये लिखा था, आपको भेजा भी था। फेज, आज भी स्टार्ट में बात की थी इस पे। फेज डिफरेंस को 3 तरीकों से देखा जा सकता है। वो है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, फेज चेंज ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम लेंथ। तीसरे में लिखा था फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा था कि अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हो, तो उसको 2 तरीकों से स्टेट किया जा सकता है कि वो फेज लीड है या वो फेज लैग है। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीड और लैग, अगर फेज डिफरेंस वेव्स का हो। इस पे मैं बेसिक बात स्टार्ट करके जरूर जा रहा हूँ, पूरा करूंगा, डिटेल करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सुन जरूर लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिचुएशन ये हो कि वन ऑफ द टू वेव्स, जो 2 वेव्स हों, उनमें से एक वेव, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द 2 वेव्स दैट आई एम ड्राइंग, उनमें से एक वेव है जो कि कुछ कंडीशन उसकी ये है। दिस इज वन ऑफ द टू वेव्स, राइट। जो दूसरी वेव दी जा रही है, गौर से देख लीजिएगा, ये वेव है ये। The second wave is this. राइट, नेम करते हैं। जो ब्लू कलर में बनाई है ये वेव है ए, सॉरी बी, और जो रेड कलर में बनाई है आई एम कॉलिंग इट ए। सबसे पहले ये 2 वेव्स मोनोक्रोमेटिक हैं और ये दोनों वेव्स आपस में कोहेरेंट भी हैं। सही है ना ये बात? तो अब मेरे ख्याल से इसमें तो मसला नहीं होगा। दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं, दोनों वेव्स अपनी कैपेसिटी में मोनोक्रोमेटिक भी हैं, लेकिन दोनों में फेज डिफरेंस है और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। इनमें से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर मैं फेज निकालता हूँ किसी दोनों में से, तो किसका फेज किसी भी पॉइंट पे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो जरा देखते हैं अलग से। अगर एक वेव ऐसे है और ये उसका पैटर्न ऑफ ट्रेवल है, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ फेज 0 है अपनी कन्वीनियंस के लिए? तो अगर मैंने यहाँ 0 बताया है, तो यहाँ फेज 90 हुआ, यहाँ फेज 180 हुआ, यहाँ फेज 270 हुआ, और यहाँ 360 हुआ। रेडियन में बात करें तो यहाँ पे पाई अपॉन 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 2 पाई, ऐसे ही है। नाउ गौर से देख लेना, अगर रेड वाली वेव के फेज को लेबल करें और मैं कहूँ यहाँ जी फेज इसका था 0, और रेड वाली वेव का फेज यहाँ था 90, रेड वाली वेव का फेज यहाँ था 180, 270, 360, ऐसा था। तो ऐसे करते हैं कि अब ब्लू वाली वेव जो है, इसके ऊपर फेज लिखते हैं कि इसका फेज कितना है और कैसे है। अटेंशन देना बेटा, बात गड़बड़ाएगी थोड़ी सी। क्या मैं कह सकता हूं कि जो ब्लू वाली वेव है, इसका फेज इधर 0 है और इसका फेज यहां आके 90 है? तो गौर से देखो, जिस पॉइंट पे रेड वाली वेव का फेज 90 हुआ है, ये तो क्लियर है कि इनमें फेज डिफरेंस 90 पाई अपॉन 2 है। ये तो पीछे देख के आ रहे हो, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री।
लेकिन नोट करें किसी भी पॉइंट पे दोनों में से किसका फेज ज्यादा है। जैसे कि इस टाइम के ऊपर ये एक्सिस जो था ना, ये टाइम एक्सिस था। अगर मैं आपसे कहूं कि इस टाइम के ऊपर चेक करो, वेव्स ए और बी में से, गौर करना बेटा, वेव्स ए और बी में से किसका फेज मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। क्या हम कह सकते हैं रेड वाली वेव का 90 है तो ज्यादा हुआ? तो इसका मतलब इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस 90 तो है, लेकिन किसका फेज लीड कर रहा है, किसका फेज लैग कर रहा है? कहना ऐसे, फेज ऑफ ए इज लीडिंग। किसी और पॉइंट पे चेक करते हैं इसको। अगर मैं ब्लू वाली जो वेव है उसके फेस को आगे बढ़ाऊं, तो ब्लू वाली वेव को देखना बेटा, ब्लू वाली वेव को देखना, स्टार्ट 0 से किया था, 90 हो गया, इस पॉइंट पे इसका फेस कितना हो गया? 180। इस पॉइंट पे इसका फेस कितना हो गया? 270। ऐसा करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। इस टाइम पे अगर चेक करें, इस टाइम इंस्टेंट पे चेक करें, तो चेक कीजिएगा रेड वाली वेव का फेस कितना है? 360, और यहीं पे ब्लू वाली वेव का फेस कितना है? 270। किसका फेस ज्यादा हुआ? रेड वाली वेव का। तो क्या हम कह सकते हैं पूरे वेव्स में थ्रू आउट एंड तक फेज डिफरेंस 90 है दोनों वेव्स में, और वो 90 किसके लिए लीड है? वो ए के लिए लीड है और बी के लिए लैगिंग है। सही है। सो क्या इन वेव्स के लिए लिखा जा सकता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन A and B is 90 degrees और पाई अपॉन 2 रेडियन। ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। नाउ इस फेज डिफरेंस को अगर लीड कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? द फेज लीड ऑफ A over B is 90 degree और पाई अपॉन 2। कैसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते थे कि ये है फेज लीड ऑफ A ओवर B। कैसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि द फेज लैगिंग ऑफ B behind A is 90 degree और पाई अपॉन 2। यस। लेकिन क्या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है? गौर करना बेटा, द फेज लीड ऑफ बी ओवर ए इज, तो बी की तो फेज लीड है ही नहीं ना, ए की लीड है ना, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि फेज लीड ऑफ बी ओवर ए इज -90 और माइनस पाई अपॉन 2। और क्या इसी बात को जो लास्ट लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फेज लैगिंग ऑफ ए बिहाइंड, पूरा लिखता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसमें, ए behind B is -90 -5 पॉइंट। बेटा बहरहाल ये मैं इसको दोबारा से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मैं भेज भी दूंगा तुम लोगों को, इसको बहुत ध्यान से देखना, और प्लीज नेक्स्ट क्लास में आओ तो इसको थोड़ा सा एक दफा देख के आना। यहाँ पे क्या सीखा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स को फेज लीडिंग फेज लैगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आई सेंड यू दीज पिक्चर्स सेपरेटली प्रॉपरली भेजूंगा, कॉपी करने में ना लगो अभी। सो मैं बस अटेंडेंस आज की और ले लूँ, उसके बाद लॉग आउट करना। ठीक है जी, फिर बस यहाँ से इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ के आना।